तो भारतीय बाजारों के लिए एक अनिश्चितता का दौर है और अनिश्चितता इस तरह की है कि शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की ब्लैक मंडे के साथ और एंड करते हैं गुड फ्राइडे के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन मार्केट्स में देखने को मिल रही है और इस सिचुएशन के बीच में निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की रणनीति बनानी है। क्या ट्रंप टैरिफ की वॉर अब खत्म हो रही है? क्या हम टेम्परेरी रिस्पाइट पे हैं? क्या यहाँ से लॉन्ग जाने का समय है या अभी भी दूर रहे? इन सब तरह की चीज़ों को लेकर हम रोज़ बरोज़ अपने जानकारों से बातचीत कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। आज रिक्वेस्ट पे मेरे साथ राहुल सर मौजूद हैं, राहुल शर्मा सर मौजूद हैं, हेड डेरिवेटिव जीएम फाइनेंशियल के। राहुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है, इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार हो रही है और एक शिकायत भी है कि आप हाल ही में दिल्ली होकर भी गए और आप मिले भी नहीं। खैर, उस पर हम अलग से निजी तौर पे बातचीत करेंगे। लेकिन राहुल सर, क्या लग रहा है मार्केट? क्योंकि जब तेज़ी थी तो सबको 27,000 28,000 दिख रहा था, अब मंदी है तो सबको 18,000 14,000 दिख रहा है। आप किस तरफ हो, किस पक्ष में हो अभी? ये नमस्कार सुमित जी। देखिए, ये मार्केट का एक मूड ही है ऐसा कि जब तेजी होती है तो ऐसा बिलीव करता है कि बहुत ज्यादा तेजी है, और वैसा वैसा मंदी में भी हमें एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं। अब अप्रैल आ चुका है, अर्निंग सीजन चालू हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो एक ग्लोबल जो एक दिक्कत आ रही थी टैरिफ की वजह से, वो हमें लगता है कि इतनी ज्यादा मार्केट्स को मैटर नहीं करेगी। इसका लॉजिक सिंपल है कि लाइटनिंग जो है वो, या मार्केट जो है, एक ही दर पे 2 3 4 बार नहीं गिरा करते। और अब चाहे टैरिफ में कोई भी नंबर आ जाए, मेरे हिसाब से मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट 90 डेज के लिए आई थिंक, जहां तक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेड टैरिफ और वाले जो इश्यूज है वो एक बार के लिए साइडलाइन हो जाएंगे। और निफ्टी जो है, अपनी जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री है, जो हमने 22,000 का लो बनाने के बाद एक तेजी शुरू की थी मार्च में, हमने देखा कि निफ्टी के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई। ऑलमोस्ट 24,000 तक का हमने निफ्टी के अंदर रैली देखा, और अब वापस हम 22,800 के आसपास है। तो वापस हम एक तरह से बीच में आ चुके हैं पूरे के पूरे जो बड़ा एक स्विंग हुआ था उसके। और यहाँ पर हमें लगता है कि अगर कोई भी डिप मिलती है 22,500 के आसपास, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है एज ऑफ नाउ 23,200 का रेजिस्टेंस है, एक छोटा रेजिस्टेंस है। एज अ ट्रेडर आई थिंक ये मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। एज एन इन्वेस्टर टाइम लग सकता है, तो अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। बट एज ए ट्रेडर आई थिंक, अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आप मैक्सिमम बीटीएसटी ट्रेडिंग यहाँ पर करके चलते हैं, तो मार्केट काफी रिवॉर्डिंग हो सकता है। अप्रैल में काफी सारी छुट्टियां हैं, तो गैप अप गैप डाउन के माहौल भी बहुत रहेंगे। और ओवरऑल हमें लगता है कि जब तक इंडिया विक्स, जो कि एक फियर इंडिकेटर है, वापस 15 के नीचे नहीं चला जाता, ये वोलेटिलिटी का दौर जो है शायद थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इट शुड नॉट बी एज बैड जो हमने पहले देखा था वैसा। और कंपेरेटिव बेस पे यहाँ पर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर बेहतर हो सकता है पहले के कंपैरिजन में। तो राहुल सर, अगर यहाँ से सिचुएशन और ख़राब होती है, मान लीजिए ट्रंप साहब और टैरिफ लगा देते हैं और दिक्कतें बढ़ती हैं, ग्लोबल क्यूज और ख़राब हो जाते हैं, तो आप कहाँ पर जाकर बियरिश होंगे? आपको लगता है कहाँ पर? मुझे लगता है ये तो बहुत ही ख़राब हो गई सिचुएशन। क्या आप 18,000 17,000 के लेवल्स खुलते हुए देख रहे हैं एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अभी के सिनेरियो में? और कहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं बुलिश हो जाऊँगा? अभी तो चलो होल्ड है, वेट एंड वॉच है, लेकिन बुलिश कहाँ से आप कन्वर्ट हो जाओगे? ये देखिए, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो, जो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है उससे काफी यहाँ पर मार्केट डायरेक्शन लेगा। जब तक आई थिंक यूएस बॉन्ड यील्ड ज्यादा तरीके से बड़ी तरीके से मेजर तरीके से बढ़ती नहीं है, मेरे हिसाब से इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। निफ्टी में अगर पूरा जो व्यू है इसको अगर फॉर एग्जांपल नेगेट करना है, तो जो पिछले 4 दिन का जो एक निफ्टी ने बॉटम बनाया था 21,743, तकरीबन 1,000 पॉइंट यहाँ से नीचे अगर ये लेवल टूटता है तो ही मेरे हिसाब से कोई नेगेशन देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये मार्केट 22,000 का बेस एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पर पकड़ के चलेगा। 22,000 के नीचे क्लोजिंग मुझे लगता है कि मुश्किल है मार्केट के अंदर आना। और अगर जो भी डिप, जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर डिप आता है तो डिप पे खरीदारी करें। उसके अलावा आई थिंक प्योरली यहाँ पर एज ए ट्रेडर की तरह आप यहाँ पर इस मार्केट को अप्रोच करें, जहां पर आप रेगुलर प्रॉफिट्स भी बुक करते रहे, और ज्यादा बड़ा कमिटमेंट यानी कि 8 10 दिन वाला कमिटमेंट वाला मार्केट नहीं है। 1 2 दिन में आप अपने पोजीशंस प्लस माइनस करके मैनेज करके चल सकते हैं। तो राहुल सर, जो मूड माहौल है स्ट्रीट का, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या आप लोगों ने जो घबराहट का पैसा रुका था फरवरी में या मार्च के इनिशियल में, वो पैसा आना शुरू हो गया है वापस? लोगों की घबराहट थोड़ी सबसाइड हुई है, एक। दूसरा, आप लोग
कितना परसेंट डिप्लॉय करवा रहे हो अभी इस सिचुएशन में? कितना परसेंट आपको लग रहा है कि और वेट करता हूं, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो डिप्लॉय कर दूंगा? जी हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आने के बाद क्लाइंट्स में ओवरऑल एक मेच्योरिटी है, क्लाइंट्स में एक पेशेंस है, लाइक थ्रो अवे द टावल जिसको कहते हैं, क्लाइंट्स वैसा नहीं करना चाहते। इनफैक्ट इन इस करेक्शन में काफी हमारे क्लाइंट्स ने ऐड किया है, अपने पोर्टफोलियोज में टॉप अप किया है, और सिप खास करके कंटिन्यू रखी हुई है। तो मेरा तो ये मानना है कि ओवरऑल इंडियन इन्वेस्टर का जो एक मानसिक सेटअप है, माइंडसेट है, वो काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू आज से 5 या 10 साल पहले जो हुआ करता था। और ओवरऑल हमने क्लाइंट्स को ये बोला है कि आप यहाँ पर ओवरऑल 3-4 सेक्टर्स है जहां पर आप टॉप अप कर सकते हैं, यानी कि जो सेक्टर्स पिछले 4 साल में नहीं चले उसमें से बैंकिंग और फाइनेंशियल्स है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत बेहतरीन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेक्टर्स डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि टैरिफ वॉर से इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आना है, तो उनमें से है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी, हमारा जो डोमेस्टिक रियल एस्टेट मार्केट है वो, और काफी रोबस्ट रहा है ये सेक्टर, और काफी साइकिल से। और हमें लगता है कि इस दौर में भी ये जो पॉकेट है आपका, ये आउट परफॉर्म करके चल सकता है। और सूनर देन लेटर आई थिंक जब टैरिफ वाला जो न्यूज है वो जब ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वापस फोकस आता हुआ दिखेगा इंस्टीट्यूशंस का भी। और क्लियरली हमने क्लाइंट्स को बोला है कि इस डिप में आप यहाँ पर टॉप अप करें। इनफैक्ट निफ्टी का वेट, निफ्टी 50 में 35% है बीएफएसआई का वेट। हमने क्लाइंट्स को ओवरवेट जाने बोला है बीएफएसआई में। इनफैक्ट आप 40-45%, इनफैक्ट कई अकाउंट्स में 50% तक भी आप बीएफएसआई में वेट्स जो अपने ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें लगता है कि ये सेक्टर जो है मार्केट को काफी बड़ी तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो राहुल सर, क्योंकि निफ्टी के बीएफएसआई का वेटेज करीब 24-25% के अराउंड होता है, आप ओवरवेट उस पर जा रहे हो। दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आईटी का, और वो भी सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है और बहुत बुरी तरह क्रैश्ड है। सो आईटी को लेकर भी आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हुए हो या अभी भी स्केप्टिकल हो वहां पर? या आईटी में अभी तक व्यू चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेल ऑन राइज वाला ही सेटअप है आईटी इंडेक्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल की अवधि से लेना चाहते हो, तो एक अच्छा 32,000 के आसपास अच्छा लेवल है आईटी इंडेक्स में। लेकिन अगर आप पिछले अगले 3-6 महीने का व्यू लेके काम करते हैं, तो शायद आईटी में पैसा ना बने, बिकॉज ओवरऑल आईटी में प्रेशर ये है कि रिसेशन अगर यूएस में आता है, जो भी कारण से, आईटी के लिए नेगेटिव होगा, बिकॉज इवेंचुअली इनकी बैलेंस शीट्स पर ये शो करेगा, और कहीं ना कहीं ये प्रेशर स्टॉक प्राइसेस में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आईटी में भी जो एक काफी टाइम से डिफेंसिव का काम कर रहा था, अब डिफेंसिव नहीं रहा है ये। और इनफैक्ट जब तक ग्लोबल माहौल सुधरता नहीं, खास करके यूएस इकोनॉमी में थिंग्स इंप्रूव नहीं होती है, आई थिंक द बेस्ट इज कि आप आईटी को अवॉइड करें। और या फिर आप अगर अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप इसमें सिप करें, हर महीने आप इसमें एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करके चले। और ओवरऑल हमें लगता है कि 12 महीने बाद, 6 महीने बाद जब सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, तब आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में करके चल सकते हैं। तो राहुल सर, क्योंकि मेजर जो थ्रस्ट है इस बारी का टैरिफ का, उसके 3 प्रोमिनेंट सेक्टर इंपैक्ट करे गए हैं। पहला फार्मा होगा, दूसरा मेटल होगा, तीसरा जो है इधर आईटी और ऑटो, इनमें थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा है। मेटल ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया, जिस तरह की तेज बिकवाली आई है इसके बीच में, और मेटल में बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुत अच्छे अच्छे दाम पर भी आ चुके हैं, चाहे प्राइवेट साइड पे हो चाहे पीएसयूज हो। सो मेटल पे आप लोग पुल बैक प्ले कर रहे हो या अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, अभी मैं इससे दूर ही रहूंगा? नहीं जी, इनफैक्ट मेटल्स हमें काफी अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो नंबर्स एक्सपेक्टेड है, हमारी टीम को लगता है कि यहाँ पर जो Q4 के नंबर्स है वो अच्छे हो सकते हैं। और ओवरऑल मेटल इंडेक्स में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। तकरीबन 8,150 के आसपास आईटी इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। 9,000 तक के टारगेट हमें लगता है कि आपको शायद अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेटल के अंदर जो मूड माहौल है वो काफी पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया है यहाँ पर। और इनफैक्ट यहाँ पर चेरी पिक करके आप चल सकते हैं। जो जो टॉप नेम्स है उसमें से टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये 2 स्टॉक से जो हमें लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करके चल सकते हैं। तो तकरीबन आप 5% का स्टॉप लॉस लगाए इन लेवल्स पर, हमें लगता है कि 15% तक की अपसाइड इन स्टॉक्स में आने वाले महीने 1.5 महीने में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मेटल्स पे आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। तो राहुल सर, क्योंकि जो पहले सिचुएशन थी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में, उसमें मिड कैप्स महंगे थे, स्मॉल कैप सुपर महंगे थे, लार्ज कैप सस्ते थे, स्टीम निकली बहुत सारी मिड कैप की, स्मॉल कैप की। अभी जो ये विज़ावी रेशियो है
मतलब आप जो वेटेज रख रहे हो अपने क्लाइंट्स के सामने या जो पोर्टफोलियोज में बाय साइड पर जा रहे हो, तो आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है, लार्ज कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ, या अभी भी मिड कैप में अच्छे आइडियाज़ आपको दिख रहे हैं? तो कैसे आप ये रेशियो ब्लेंड कर रहे हो? ये प्राइमरीली तो लार्ज कैप पे ही फोकस है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट उस तरीके का नहीं है, खास करके लास्ट ईयर इस समय जब वन साइडेड मार्केट के अंदर तेजी थी, वैसा मार्केट नहीं है। और हमें लगता है कि अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा पेन बाकी है, ओके। वैल्यूएशन अभी भी उतने कंफर्टेबल नहीं हुए जितना हम चाहेंगे। और मिड कैप्स में अपर मिड कैप जो है, जो खास करके जो एक ही इंडाइसेस है जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गई, या फिर जो मिड कैप इंडेक्स है, इनमें से कुछ कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन ओवरऑल जो फोकस है, 80% फोकस हमने लार्ज कैप में रखा हुआ है, और तकरीबन 20% फोकस क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है कि अपर मिड कैप्स में आप ध्यान देकर के चल सकते हैं, जहां पर ओवरऑल अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है। लेकिन आई थिंक थोड़ी वोलेटिलिटी रही भी, तो लार्ज कैप के अंदर इस माहौल में रहना सबसे बेहतरीन रहेगा। तो लार्ज कैप के अंदर थोड़ा रहना ज़्यादा बेटर, ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। सर, दो तीन चीज़ें और, जैसे कि पहले हमने लास्ट जब डेरिवेटिव एक्सपायरी हुई थी तो जो लॉन्ग्स बने थे या फिर जो रोल ओवर की सिचुएशन थी, वो किस तरफ की इंडिकेशन दे रही थी? क्योंकि बाजार सुन तो कुछ रहा नहीं है इस समय, किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है और निकल जाते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में किन सेक्टर में रहना रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से थोड़ा बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ रहा है, कि जो एटलीस्ट खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है वहां पे? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट देखिए, एक बीच में व्हाट्सएप पे जोक भी आया था 2-3 दिन पहले कि कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर नहीं काम कर रहा है। इनफैक्ट ट्रम्प साहब का जो मूड है वो काफी डिटरमाइन कर रहा है मार्केट्स किस डायरेक्शन में जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेटा को देखकर व्यू बनाना डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसमें से भी कुछ ग्रीन शूट्स है जहां पर हमें लगता है कि खास करके आज के सेशन में केमिकल्स में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। एनीथिंग जो चाइना के ऊपर नेगेटिव है, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आई थिंक पॉजिटिव प्ले आउट करेगा। केमिकल्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, अगर हम बजाज फिंस देखें, ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस देखें, तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनी हुई है। और खास करके ऑटोमोबाइल में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी पिटाई हुई थी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स की, लेकिन आज के सेशन में यहाँ पर बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। तो बिट्स एंड पॉकेट्स में मार्केट्स के अंदर आई थिंक यहाँ पर एक शेडिंग, एक सेविंग ग्रेस, या फिर जिसको बोलते हैं कि छाव में छुपने की जगह है। तो एफएमसीजी वो एक सेक्टर है, फाइनेंशियल्स एक सेक्टर है, ओवरऑल केमिकल्स में हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको एक तरह से सेविंग स्पेस मिल सकती है आने वाले समय में। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। और ओवरऑल जैसे जैसे आई थिंक डेटा इंप्रूव होगा, जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी टैरिफ्स के ऊपर, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट के ऊपर, आई थिंक मार्केट भी उसको लेके चलेगा। और आई थिंक सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी इसमें ये है कि एक इंडेक्स है जो हमें काफी पसंद है, जूनियर बीस इंडेक्स। इसका जनरली इसका बीटा जो है 1.8 रहता है निफ्टी के सामने, यानी कि अगर निफ्टी 10% चलता है तो ये 18% चलता है, और निफ्टी अगर 10% गिरता है तो ये भी 18% गिरता है। तो दोनों साइड में हाई बीटा परफॉर्मेंस रहता है। मतलब जूनियर बीस को इन लेवल्स पर अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। इसमें वो सारे स्टॉक्स है जो 50,000 करोड़ से लेकर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर मौजूद है। और जूनियर बीस जो है ईटीएफ का नाम है, एक तरह से आप इंडेक्स में पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं इस ईटीएफ को बाय करके। आई थिंक एज एज एन इंडिविजुअल अगर आप इसमें सिप करना चाहते हैं सिप कर सकते हैं, लमसम करना चाहते हैं लमसम भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और हमें लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में आपको यहाँ पर तकरीबन 20 से 30% तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि तकरीबन 800 850 के टारगेट्स हमें लगता है जूनियर बीस में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो राहुल सर, जो भी ईटीएफ्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं एक मीडियम रिस्क का ट्रेडर हूं या एक मीडियम रिस्क का इन्वेस्टर हूं, तो मैं अगर बैंक्स पे आउटराइटली नहीं जा सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बैंक ईटीएफ में चला गया, मुझे आईटी में कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं आईटी ईटीएफ में चला गया और जूनियर 20 में चला गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 में चला गया, निफ्टी 20 में चला गया। सो क्या ये सिचुएशन उनके लिए अनुकूल है जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा? पहला पार्ट। और दूसरा, मैं रिस्की ट्रेडर हूं और मैं आउटराइटली पोजीशनें शॉर्ट कर रहा हूं ऊपर, तो क्या मैं नीचे यहां पर इन 20 के थ्रू हेज भी कर सकता हूं? क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी इस बाजार में? या बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क जो है पूरी एलिमिनेट हो जाती है जब आप ईटीएफ बाय करते हैं। और खास करके जब हम रात को देखते हैं कि यूएस मार्केट्स 5% टूट गए, 10% टूट गए, ऐसे माहौल में ईटीएफ्स में काफी रिलेटिवली वोलेटिलिटी कम रही है। तो अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ईटीएफ्स बाय कीजिए।
और एज ए हेज भी आप इसे करके चल सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट्स भी कुछ किया हुआ तो यहाँ पर हेज पोजीशन ले सकते हैं। या फिर एक और स्ट्रेटेजी ये भी है कि आप ईटीएफ बाय करें, सामने कॉल ऑप्शंस बेच करके भी कुछ प्रीमियम इनफ्लो हर हफ्ते निफ्टी के अंदर कमा करके चल सकते हैं। यानी कि निफ्टी 20 आपने बाय कर लिया, सामने उतने ही एक्सपोजर का आप कॉल ऑप्शंस बेच करके तकरीबन आई थिंक प्रीमियम से अगर हम देखें तो अगर 3 से 4% के बाहर के ऑप्शंस देखें तो आपको मोटा मोटी 2% तक का रिटर्न आपको महीने भर में यहाँ पर अगर आप स्ट्रेटेजी लगा करके काम करें तो कमाया जा सकता है। तो ये कवर्ड कॉल राइटिंग जिसे हम कहते हैं उसे भी आप करके चल सकते हैं। मल्टीपल तरीके करने के, लेकिन ईटीएफ आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी सेंसिबल चॉइस है। जब तक वोलेटिलिटी, आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टिक टू देम। राहुल सर, क्योंकि 20 साल से 25 साल से आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हो, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है इसको लेके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फंड्स के साथ मार्केट में रहते रहते। 3 चीज़ों में पूछूंगा, उन तीनों में से ज़रा एक चॉइस बताना या ब्लेंड बताना। बाजार को समझने के लिए फंडामेंटल, आज के सिनेरियो में फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रम्पोनॉमिक्स, कितना % ब्लेंड लेकर चले इस समय? ये सो बेसिकली देखिए, एट एनी पॉइंट इन टाइम इनफैक्ट लाइक तीन चीजें हैं जो मार्केट्स का डायरेक्शन डिसाइड करती है। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सेंटीमेंट। तीसरा हाँ। जो है वो सेंटीमेंट है। आज की तारीख में सेंटीमेंट जो है ट्रम्पोनॉमिक्स के हिसाब से ज्यादा चल रहा है। आई थिंक वहां पर क्या हो रहा है उसके हिसाब से ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो एटलीस्ट अगले जो 1 महीने का पीरियड है या फिर एटलीस्ट रेस्ट ऑफ अप्रैल भी ले ले हम, तो आई थिंक ट्रम्पोनॉमिक्स में आप ज्यादा वेटेज दें। हाँ। टेक्निकल्स और जो फंडामेंटल्स है ये बैक सीट ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ। हमने कल देखा, जैसे उन्होंने वीडियो में बताया कि कैसे मार्केट बढ़ने के पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया 4 घंटे पहले। आई थिंक उनका ट्विटर फॉलो कर लीजिए और उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर दिया। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट लीड इंडिकेटर जो आप मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए ले सकते हैं। तो अभी के केस में सर, दो हम बिल्कुल रेजिलिएंट हैं नहीं, लेकिन क्योंकि क्रूड नीचे आ रहा है, थोड़ा हद तक ये इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ी बेटर सिचुएशन पोज करता है। हम एक बड़े ट्रिगर पे खड़े हैं जो कि अर्निंग्स हैं। 2 टीसीएस के नंबर उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन ठीक है, अर्निंग्स तो एटलीस्ट आएंगे ही और केस टू केस बेसिस पे वेरी भी करेंगे। सो जो इंटेंसिटी ऑफ पेन होगा, क्या वो कम होगा आने वाले समय में, या अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती चली गई तो ये इंटेंसिटी ऑफ पेन और ज़्यादा होगा पहले कंपैरिजन में? देखिए, मैं तो एग्जांपल लूंगा कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, एक सेमेस्टर में एक यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स कम आए, दूसरे में कम आए, दोनों बार पनिशमेंट मिल गई। अब जो फाइनल एग्जाम है उसमें अगर समझो थोड़ा भी ज्यादा आ जाता है तो मुझे लगता है कि शाबाशी मिलेगी। तो जो लॉ ऑफ एवरेजेस है मुझे लगता है कि यहाँ पर प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। यानी कि पिछले 2 क्वार्टर्स के बेस के हिसाब से अगर थोड़ा भी बेटर आ जाता है ईपीएस, यहाँ पर Q4 के नंबर्स थोड़े बेटर आ जाते तो मुझे लगता है कि मार्केट उसे पॉजिटिवली लेगा। जो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड है Q4 नंबर्स को लेकर के, क्योंकि जो नेगेटिव होना था, जो एक तरह से सेलिंग होनी थी, वो सारी की सारी हो चुकी है। और अब यहाँ से मुझे लगता है कि ओवरऑल हमें देखना है कि एफआईज का जो फ्लोज है वो रिवर्स होता है कि नहीं। काफी टाइम तक वो सेलर रह चुके हैं। अभी इसको रिवर्स करने के लिए आई थिंक एक डॉलर इंडेक्स पर ध्यान दिया जा सकता है। बॉन्ड यील्ड्स में यूएस में क्या हो रहा है वो एक इंडिकेशन है। और सेकेंडली यूएस मार्केट्स में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा जो है वो फिर रिलेटिवली जो कम रिस्क वाले मार्केट से उनकी तरफ जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि जब यूएस मार्केट्स में इतना बड़ा डीप करेक्शन हुआ, हमने आउट परफॉर्म किया उनको, हम इतने नहीं गिरे जितना यूएस मार्केट्स गिरे। यस, क्योंकि उसके पहले 6 महीने की मंदी भी थी हमारे मार्केट्स में, हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स को। लेकिन अब हमें लगता है कि इंडिया वो पोजीशन में है, अगर Q4 नंबर्स बेहतर आए तो वी में आउट परफॉर्म द वर्ल्ड, वी में आउट परफॉर्म द यूएस मार्केट्स ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए, खास करके लार्ज कैप्स के लिए, जहां पर हमें लगता है कि नंबर्स का सहारा रहा तो इंडिया कैन आउट परफॉर्म, निफ्टी कैन आउट परफॉर्म डाउ जोन्स। और ओवरऑल हमें लगता है कि आने वाला 2 से 3 महीना काफी बेहतर रह सकता है पिछले 6-7 महीने जो एक तरह से टर्बुलेंस वाले थे उसके कंपैरिजन में। तो 2 हिस्सों में सवाल पूछूंगा। पहला हिस्सा कि जब तेजी थी तब किसी को 25-50% भी कमी लग रहा था, 100% के आईपीओ खुल रहे थे और लोग उसमें भी बने रह रहे थे कि 100% मिल जाए। मंदी की सिचुएशन में अब ये हालत हो गई, लोग बोल रहे हैं कि कैपिटल ही निकला है हमारा, या हम उस भाव पर ही आ जाए तो हम निकल जाए। ये चीज़ आप भी फेस कर रहे हो क्या? एक्सपेक्टेशंस लो रखना बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट होता है। और मार्केट वापस उस मोड में चला गया है जब क्लाइंट्स के ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस काफी टोन डाउन हो चुके हैं।
और थोड़ा भी अगर रिटर्न बन जाता है तो क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी टू बुक देम ऑफ अर्ली एज वेल। तो यस इट इज कि पहले जैसा माहौल, पहले जैसा यूफोरिया मार्केट के अंदर डेफिनेटली नहीं है। और ये काफी लंबे समय के बाद हमें ऐसा एक करेक्शन देखने को मिला है जहां पर सेंटिमेंट डेंट हुआ है। सी प्राइसेस पहले भी डेंट हुए थे, लेकिन सेंटिमेंट डेंट नहीं हुआ था मार्केट के अंदर, ये हमें बहुत टाइम बाद देखने को मिला है। और ये एक तरह से हेल्दी है, क्योंकि अगर अब यहाँ से जो अगली तेजी चालू होगी उसका एक लॉन्च पैड मार्केट के लिए बन चुका है। हो सकता है थोड़ा समय और स्पेंड करें हम, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि 22,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मार्केट के अंदर इंक्रीमेंटली बेटर है। और आने वाले समय में हमें लगता है कि 26,000 जो कि प्रीवियस टॉप था, हो सकता है हमें दिसंबर तक देखने को मिले, और एक नया टॉप होपफुली ये फाइनेंशियल ईयर में यानी कि अगले साल अर्ली Q4 में देखने को मिल सकता है निफ्टी में। नहीं जी, ये एक इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि ऑल टाइम हाई बने या वापस हाईज बने इस बाजार में जब मंदी एट इट्स पीक है। यहाँ पर अभी कोई सिचुएशन में नहीं है, सोच भी नहीं सकता ख्वाबों ख्यालों में कि नया हाई बनेगा। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आएगी? क्योंकि कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो ये पूछते हैं कि भाव भी आएगा कि नहीं। इवन रिलायंस जैसे शेयर में लोग पूछते हैं कि क्या कभी भाव आएगा 1300 रुपये का कि नहीं आएगा। आपको लग रहा है ऑल टाइम हाई बनेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या जिस इंटेंसिटी से फॉल हमने फरवरी में देखा था, क्योंकि फरवरी का एडवांस डिक्लाइन सबसे खराब था मंथ वाइज, और वो उतना खराब था कि वो कोविड का नंबर हमने टच कर दिया था, तो क्या वो हाई इंटेंसिटी का फॉल दोबारा देखने के लिए हम तैयार हैं? कैसी कोई सिचुएशन दिख रही है अभी? ये देखिए, दो रीजंस है हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट्स यहाँ से मीनिंगफुली रिवर्स करेंगे। सबसे पहला तो हर बेयर मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल होता है। तो पहले ये बेयर मार्केट डिसबिलीफ वाला था, किसी को लगता ही नहीं था कि मंदी हो सकती है मार्केट के अंदर। और फिर जब मंदी शुरू हुई तब तक 3-4 महीने जा चुके थे, यानी कि आ गया था जनवरी फरवरी। फरवरी में ऐसा हो गया कि जब क्लाइंट्स ने एक्चुअली थ्रो अवे कर दिया, काफी लोगों ने पोर्टफोलियो में लॉस बुक किया। इनफैक्ट काफी डेस्परेट मूव्स हमें फरवरी और अर्ली मार्च में देखने को मिले। मार्च के बाद स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बना मार्केट में, और अब जो ये करेक्टिव मूव्स आए हैं ये पहले बाउंस बैक के बाद, ये मूव वो है जहां पर इंडेक्स ने 4-5% के मूव्स एक एक दिन में दिए हैं। यानी कि हर मंदी में अगर हम देखें तो जो ये थ्रोअवे वाली रैली आती है जब कोई स्टॉक्स होल्ड करना नहीं चाहता, और एक वो कहावत है कि बेयर मार्केट इज अ प्लेस वेयर शेयर्स रिटर्न टू देयर राइटफुल ओनर्स। तो ये एक तरह से वैसा वाला फेस मार्केट ने देखा। और जो एक थ्रोअवे रैलीज जो आई जहां पर इंडेक्स लेवल पर 4-5% के करेक्शन नॉर्मल हो चुके थे, इनफैक्ट डाउ जोन्स जैसे मार्केट में भी, ये हमें लग रहा है कि ये एक तरह से कैपिटुलेशन का इंडिकेशन है। कैपिटुलेशन ऐसा है कि एक दिन में नहीं होता है, हो सकता है कि आने वाले महीने भर में चले, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। रिलेटिव बेसिस में इंडिया इज पोजीशन्ड वेल। तो जैसे ही आई थिंक ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे, यहाँ पर हमें भी रिकवरी स्ट्रांग मिलेगी। और हमें लगता है कि ओवरऑल जो रेट कट का सिनारियो इंडिया में, जो ओवरऑल जो नंबर्स बेहतर आने की उम्मीद है आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मार्केट्स को सपोर्ट करेगा। और जो फ्लोज है खास करके एफआईएस के, वो भी रिवर्स होते हुए दिखेंगे। तो अगर आपका 12 महीने का व्यू है तो मोटा मोटी हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर नया हाई बनता हुआ दिख सकता है। अब सिर्फ आपको सही चीज खरीद के बाय राइट एंड सिट टाइट, आपको सिर्फ इस पेशेंस वाले पीरियड को गेट थ्रू करना है, और आई थिंक इवेंचुअली वेल्थ क्रिएशन होता हुआ दिख सकता है मार्केट के अंदर। 12 महीने में निफ्टी का नया हाई अगर बन गया ना राहुल जी, मतलब सेंसेशन ही हो जाओगे आप रातों रात, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि इस सिचुएशन में, इस हालात में अगर ऑल टाइम हाई कोई सोच रहा है तो पहला नाम मैंने अब तक सुना है। एक और चीज़ राहुल सर, क्योंकि ये जो बाजार का बॉटम बन गया, बाजार का बॉटम बन गया, ये सब लोग बोलते हैं, मेरे पे तो इतनी समझ है नहीं। आपको मिलता है क्या कहीं बॉटम मिल गया बाजार का? एक दूसरा जो मैंने सुना और पढ़ा है कि बॉटम बनना हमेशा हिंड साइड में होता है, किसी को नहीं पता कि बॉटम कब बनता है, वो हिंड साइड में कुछ समय बाद पता चलता है कि बॉटम बन, यही बॉटम था। तो क्या हम मान के चलें कि हिंड साइड में फरवरी बॉटम बन गया, या सिचुएशन को देखते हुए हाल फिलहाल में बॉटम के इर्द गिर्द हम कहीं फिर हिट करने वाले हैं? देखिए, प्राइस वाला बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता। प्राइस वाला बॉटम हमेशा बनने के बाद 1 महीने बाद या 15 दिन बाद समझ में आता है, या शायद ज्यादा समय लग जाए। लेकिन सेंटिमेंट वाला जो बॉटम है ये पकड़ना रिलेटिवली इजी है, रिलेटिवली आसान है। और ये सेंटिमेंट वाला बॉटम ये वो होता है जब आपके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मार्केट में स्टॉक्स को होल्ड करना नहीं चाहते, यानी कि वो डीप पॉकेट्स जो अच्छे खासे पैसा बना चुके हैं, अच्छा खासा लॉस भी कर चुके हैं, लेकिन कभी जो पोजीशन काटते नहीं थे, ऐसे क्लाइंट जब पोजीशंस काटना शुरू कर दे, ऐसे जो ट्रेडर्स है जो एक तरह से पेशेंस होना शुरू कर दे, ये एक सेंटीमेंट इंडिकेटर होता है स्ट्रांगली, जो बताता है कि अब शायद सेंटीमेंट वाइज मार्केट का बॉटम बन चुका है।
तो ये हमने देखा इसी महीने में। इनफैक्ट थोड़ा झलक हमें मार्च में देखने मिला था, और एक झलक हमें इस मंथ में देखने को मिला, खास करके जब निफ्टी ने 22,000 का लेवल तोड़ा। तो ये दो बार जो निफ्टी ने 22,000 का जो एक जो बेस है इसे टेस्ट किया, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ओवरऑल सेंटिमेंट वाला लो बन चुका है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 22,000 का लेवल एक बार फिर टेस्ट करने जाए निफ्टी आने वाले 10-15 दिन में, क्योंकि ग्लोबल वोलेटिलिटी अभी तक शांत नहीं हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, 22,000 का लेवल अगर आता है निफ्टी में, तो आपको यहाँ पर बायर बन के रहना है, और ओवरऑल यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, अच्छी कंपनियां, अच्छे ईटीएफ्स आपको यहाँ पर बाय करने हैं। और अगर आपको बॉटम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं करना है, तो सबसे बेस्ट है आप एसआईपी अपने कंटिन्यू रखें, उन्हें बंद ना करें। और ओवरऑल आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ में आएगा कि शायद 22,000 ही बॉटम था, कि 21,750 का जो लेवल था वो बॉटम था। आई थिंक टाइम विल ओनली टेल, बट सेंटिमेंट वाइज हमें लगता है कि 90% चांस है कि जो बॉटम है जो मार्केट सेंटिमेंट्स का वो ऑलरेडी हो चुका है। तो राहुल सर, इस मतलब लास्ट सवाल है मेरा, इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में, इस दाम पर या इस भाव पर या इस हालात में आप कहां पर लॉन्ग जा रहे हो? स्पेसिफिक कोई स्टॉक अगर आप नाम ले पाओ तो, या कहां पर आपको लग रहा है कि हाँ यहां पर एटलीस्ट दे आर अ थ्रो अवे प्राइस, इनके ऊपर एक नजर बनाकर रखी जा सकती है? ये एक तो हमें एनबीएफसी काफी पसंद है, बजाज फाइनेंस का सेटअप हमें काफी अच्छा लगता है। पूरे मार्केट के करेक्टिव फेज में स्टॉक ने हायर हाई हायर लो बना रखा है। इनफैक्ट जनवरी से जब मार्केट स्ट्रगल किया, इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव किया, वो है ऊपर। हमें लगता है कि तकरीबन 9,500 से 10,000 तक के टारगेट्स आपको बजाज फाइनेंस में आने वाले महीने भर में, महीने डेढ़ महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में व्यू पॉजिटिव है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 8,500 का, और यहाँ पर एक डिलीवरी में बाय करके चलिए, ये हमारी एडवाइस है। दूसरा जूनियर भी हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, काफी बढ़िया लगता है ये ईटीएफ भी। और साथ ही में पेंट स्टॉक्स हमें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। पेंट स्टॉक्स में एक बेस बिल्डिंग हुआ है, पहला एक लेग ऑफ रैली हुआ है, और हमें लगता है कि अब और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एशियन पेंट्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो 2750 तक की जगह मुझे फर्स्ट टारगेट, और तकरीबन 2950 तक का सेकंड टारगेट, ये दो टारगेट में लगता है कि एशियन पेंट्स में आने वाले महीने 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल $670 के नीचे लगातार सस्टेन कर रहा है, काफी वीकनेस वहां पर बनी हुई है, और मुझे लगता है कि ये वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो अगर क्रूड ऑयल प्रेशर में है, तो लगता है कि पेंट स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छा इनवर्स ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, और अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो पेंट स्टॉक में पॉजिटिव रही है। और साथ में हमें लगता है कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स का जो सेटअप है, फिन निफ्टी, बजाज ट्विंस, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक भी काफी हद तक इनके इंडिविजुअल सेटअप्स काफी मजबूत है। तो इनमें आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट्स फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे सेक्टर जिनको आप अदरवाइज देखिए, और बहुत अच्छे अच्छे नाम जहां पर आपको पैसा लगा सकते हैं इस हालात में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और सभी तरह के शेयरों पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। उम्मीद है आपसे हम दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली पहुँचे, आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, आपसे दिल्ली में मुलाकात पेंडिंग है मेरी, उसके लिए मैं अलग से आपको निजी से मैसेज कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आप राहुल सर को सुन रहे थे, खासतौर से इस सिचुएशन में मार्केट्स में कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रीट करना है और कैसे अपने आप को बचाना है, इन सब बातों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। और ऑल टाइम हाई अगले 12 महीने में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा रहेगा जिस पे 12 महीने बाद बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।